इंदौर से शुरू हुई, मेघालय में जाके रुकी और गाजीपुर में जो खत्म हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या की जो गुत्थी थी वो अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सारी भ्रामक खबरों के साथ, लेकिन इसमें जो अपडेट्स हैं उनके साथ हम मौजूद हैं और मुकुल इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आज आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख रहे होंगे जगह जगह पर, जिनमें तमाम तरह तरह की बातें की जा रही हैं, बहुत सारे क्लिकबेट्स आपको दिख रहे होंगे, तो उनका खंडन भी होगा। लेकिन जो तथ्य है, जो बात है, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आया है वो आपको बताएंगे। मुकुल, इसमें क्या ताज़ा अपडेट आ रहा है? तो मेरा सबसे पहले तो जो ताज़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि 8 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी गई है सोनम रघुवंशी के साथ में 4 और लोग हैं, 5 लोग हैं कुल मिलाकर के, जिनकी रिमांड मांगी थी 10 दिन की मेघालय पुलिस ने, लेकिन 8 दिन की रिमांड दे दी गई है। और इसमें अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी आपने शुरुआत भी की कि हमें खंडन भी करना होगा, वो ये है कि अभी तक सोनम ने जुर्म कबूल नहीं किया है। जो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स चला रही हैं कि सोनम ने मान लिया है कि उसने खून किया था, मेघालय पुलिस ने कहा है, वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक वो प्राइम एक्यूज्ड है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक है, लेकिन अभी उसने कोई जुर्म अपना कबूल नहीं किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। क्योंकि इस बात को कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम भी तमाम ऐसी वीडियोस देख रहे थे और ऐसी आर्टिकल्स हमने भी देखे जिसमें ये मेंशन किया गया है बाकायदा कि कन्फ्रंटेशन करवाया गया, राज कुशवाहा के सामने सोनम को लाया गया और उनसे जब पूछताछ हुई तो सोनम टूट गई। उन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए और ये माना कि हाँ मैंने ही ये सुपारी ली या किलर्स हायर किए। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताइए कि क्या अभी तक ये पता चला कि सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे? हाँ, तो देखिए, इस पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें ये है कि उन्होंने बताया है पुलिस को अभी तक की उसमें रिपोर्ट्स में कि मुझे पहले ड्रग दिया गया, फिर उसके बाद मैं वहाँ तक कैसे पहुँच गई मुझे खुद ही नहीं याद है। लेकिन पुलिस इन सारी बातों को बेबुनियाद बता रही है और बोल रही है कि सोनम झूठ बोल रही हैं, ऐसा उनको प्रारंभिक जाँच में अभी तक लग रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस के पास भी क्लैरिटी नहीं है कि इतने दिन तक, भाई एक लंबा वक्फा बीता, इस बीच में लगभग 17 दिन लापता रहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रही, फिर गाज़ीपुर में अचानक से आ जाना, इंदौर से हैं वो, मध्य प्रदेश भी नहीं है वो, जहां वो गई हैं मेघालय वो भी नहीं है, तो गाज़ीपुर क्यों पहुंची? ये तमाम सवाल तो ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है और कोई किसी तरीके का कोई अभी तक रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है पुलिस भी कि आखिर कैसे ये हुआ है। लेकिन अभी तक सोनम का जो पक्ष उन्होंने रखा है वो यही रखा है कि मुझे तो ड्रग दे दिया गया था और उसके बाद मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन इसे पुलिस ने अभी तक खारिज किया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जी, सोनम को ये पता ही ना हो कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई, और फिर लगातार पूछताछ में भी अगर कोई आरोपी ये कबूल ही ना करे तो इसमें भी गुत्थी और उलझती चली जाती है। लेकिन परिवार की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है सोनम के परिवार में या राजा के परिवार से? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी तक का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है वो ये है कि उनके भाई जो हैं, सोनम रघुवंशी के जो भाई हैं, वो आज मिलने गए राजा रघुवंशी की माँ से। वो मिले, बहुत भावुक हो गए, गले मिले जा करके, और उन्होंने बाद में प्रेस वार्ता भी की, वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये बोला, जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। भाई क्यों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि याद करिए उस दिन को जिस दिन ढाबे से फ़ोन कॉल किया था सोनम रघुवंशी ने, वो फ़ोन कॉल किसको किया गया था? वो फ़ोन कॉल किया गया था भाई को ही। तो भाई ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि सोनम रघुवंशी उस ढाबे में हैं। बहरहाल पुलिस ये भी कह रही है कि हमने ट्रैक कर लिया और हम वहाँ पहुँचे। ये अपने आप में एक बहस का विषय हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन ढाबे वाले का बयान, जो ढाबा मालिक था उसका बयान भी आया। उसने बताया कि वो आई थी, क्षत विक्षत हालत में नज़र आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। अपने भाई को फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोला और तब जाकर के पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। तो ये वही भाई हैं, वो जाकर के मिले हैं परिवार से और उन्होंने बोला है, इनफैक्ट ये भी बोला है कि वो राजा रघुवंशी को बहुत मानते थे। और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रिवील की है जो राज कुशवाहा को लेकर के आ रही है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बीच में अफेयर था और इसी वजह से यह हत्या करवाई गई है राजा रघुवंशी की, उसमें ये जो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड की है कि राज
कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी बीते 3 साल से। ये बात उनके भाई ने बोली है। उनके भाई ये भी बोल रहे हैं कि इस तरीके का कुछ भी उनके बीच में नहीं था, वो एक दूसरे को भाई बहन कहते थे। अब अंदर खाने क्या रहा हो, उन दोनों ने इस चीज़ को छुपाया हो, वो ना जाहिर किया हो, ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल उनके भाई ने स्टेटमेंट दिया है, वो हम अपने व्यूअर्स को बता दे रहे हैं। मुकुल, हमने इससे पहले भी अपडेट दिया था जब ये खबर उस दिन आई, तो हम कमेंट सेक्शन में ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब मेघालय से माफ़ी मांगे वो लोग। ये चीज़ निकल के आ रही थी। ऐसा क्यों, लोगों ने ऐसा क्यों लिखा और ये क्या कहानी रही? हाँ, तो देखिए, जैसे ये मामला आया था तो जब ये लोग मिल नहीं रहे थे, लापता थे, शुरुआत तो ऐसे ही हुई ना कि 2 लोग जो इंदौर से गए थे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जाकर के वो हनीमून के लिए गए थे, वहाँ से 2 लोग लापता हो गए। अब एक की तो लाश भी मिल गई, राजा रघुवंशी की तो लाश मिल गई, लेकिन जब तक सोनम नहीं मिली थी तब तक ये आरोप लग रहा था कि मेघालय पुलिस ये अच्छे से पूछताछ नहीं कर रही है, मतलब इसकी जांच नहीं कर रही है, और ये क्यों हो रहा है, ये यहाँ से लोग गए थे। तो वो एक नॉर्थ वर्सेस साउथ की भी जो डिबेट एक बार हो जाती है कि मेन स्ट्रीम इंडिया अलग है, वो डिबेट भी इसमें खड़ी हो गई थी। वहाँ की पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, परिवार लगातार लगा रहा था। परिवार ने बहुत मतलब अच्छे से इस बात को बोला था कि नहीं, यहाँ पर अच्छे से पुलिस सही से इस चीज़ की जाँच नहीं कर रही, इस वजह से ये हो रहा है कि ये लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में लोग लगातार बोल रहे थे कि इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और वहाँ के जो मंत्री भी हैं, एक अलेक्जेंडर, उन्होंने भी ये बोला कि इनके परिवार को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मामला अभी कुछ और नज़र आ रहा है, और हमने तो इतने अच्छे से इस चीज़ की पूरी जांच की है, फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाए गए। हम यहाँ पर इतनी बड़ी टीम गठित कर रहे हैं, मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस वजह से ये पूरा जो डिवाइड देखने को मिला वो नज़र आया हमें। तो आज डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में सारे आरोपियों की पेशी हुई और पुलिस रिमांड उनको मिल गई है। लेकिन इस बीच में मैं ये बात आपसे भी जानने की ज़रूर कोशिश करूंगी, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस पूरे मामले के बाद जो हम देख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच एक विभाजन सा खड़ा हो गया है। लगातार मैं सोशल मीडिया पे जब हम ये खबर देख रहे हैं और इसमें तमाम तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसमें एक अलग ऐसा तबका है, क्योंकि हर चीज़ पर मीम बन जाते हैं, तो एक बड़े ही अजीब तरह के मीम्स का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसमें अब तक पिछले जो भी वाक़ये हुए, इस तरह की जो भी खबरें आई, चाहे वो मेरठ की रही हो या फिर वो हैदराबाद वाला केस रहा हो, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक डिवाइड स्त्री और पुरुष के बीच में भी पैदा हो रहा है। ये बात जब मैं बोल रही हूँ तो मैं उन मीम्स को ध्यान में रख रही हूँ जिनमें बहुत ही, मैं उनको ऑफेंसिव भी कहूँगी, लेकिन क्या इसको जेंडर के लिहाज से देखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसी तरह से इसको देखेंगे तो फिर तो आपको यूनाइटेड नेशंस की उन रिपोर्ट्स पर भी गौर करना पड़ेगा, जिसमें ये बोला जाता है कि हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या कर दी जाती है उसी के जानने वालों के द्वारा। तो आपको वो उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम एक समाज के तौर पे गलत दिशा में जा रहे हैं, ना कि एक जेंडर के तौर पे कि सिर्फ महिलाएं ही या सिर्फ पुरुष ही, ऐसा तो नहीं है। आपकी इस पे क्या राय है? या फिर जब आप, मतलब मैं एक महिला होने के नाते ये बात बोल रही हूँ कि आप पुरुष हैं, आप जब ऐसे स्क्रॉल करते होंगे अपनी फीड को, तो इस तरह की चीज़ें जब दिखाई देते हैं तो आपके ज़हन पे उसका क्या इम्पैक्ट? देखिए, इसकी मेधा शुरुआत थोड़े वक्त पहले से हुई है, जब से ये लगातार, जैसे अतुल सुभाष वाला जो मामला था बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इनफैक्ट ये तक बात कर दी गई कि मेंस कमीशन आना चाहिए, जिस तरीके से नेशनल वुमेंस कमीशन है, NCW है, उस तरीके से आना चाहिए। ये दरअसल एक डिवाइड है जो लगातार और बढ़ता चला जा रहा है। अब समस्या इसमें ये है कि महिलाओं को जो राइट्स दिए गए हैं, वो राइट्स हमें देखना होगा कि किस वजह से दिए गए। इस वजह से दिए गए क्योंकि महिलाएं पीछे थीं, इस वजह से दिया गया क्योंकि महिलाओं का लगातार सालों साल शोषण होता रहा, तो उस इक्वालिटी को लाने के लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए। अब एक बड़ा वर्ग है जो इस तरीके की कोई घटना आती है जो कि लाइमलाइट में आ जाती है, जिसकी देश भर में चर्चा हो जाती है, उसके बाद इसको एक सैंपल के तरीके इस्तेमाल किया जाने लगता है कि एक पक्ष है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है और एक पक्ष है जो पीड़ा दे रहा है। हमें इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये समस्या है कि एक मैरिज जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, जिससे हमारी सोसाइटी पूरी टिकी हुई है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, हम चाहे माने ना माने, इंडियन सोसाइटी में मैरिज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है।
अगर उसके अंदर इस तरीके का डिवाइड आने लगा, उसके अंदर भरोसे, ट्रस्ट के लेवल पर इस तरीके की चीज़ें आने लगीं, तो वो किसी तरीके से ना तो सोसाइटी ना फैमिलीज़ को बेनिफिट नहीं करने वाला है। ख़ास तौर से अगर हम इस लेंस से देखने लगे कि सारे जो नियम कायदे कानून हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं को तो बहुत लिबर्टी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि बहुत सारे उसी अखबार में, जिस अखबार में ये मामला छपा होगा, उसी अखबार में 20 और भी मामले इस तरीके के छपे होंगे जहाँ पर पीड़ित पक्ष कोई और होगा, शोषित पक्ष कोई और होगा, पीड़ा देने वाला पक्ष कोई और होगा। तो यहाँ पर हमें डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस कॉज पर जाने की ज़रूरत है। जो कॉज ये बता रही है कि डिस्ट्रस्ट है सोसाइटी में अगर, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। ये क्राइम है, क्राइम के खिलाफ हम सबको होना है, चाहे किसी भी लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई भी हो। तो अगर फैसला आपको अपने न्याय लेने के लिए ये करना पड़े कि किसी को आप मरवा दें, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ राज कुशवाहा के साथ में उनका अफेयर था भी, तो वो डिवोर्स ले लेती हैं अगर इतनी समस्या थी। किसी की हत्या कर देना, और जो लोग उनको बचा रहे हैं या जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, किसी भी क्राइम का समर्थन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप खुद उस क्राइम में शामिल हैं। तो पुलिस के लिए ये एक अपराध बनेगा, एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया है उसके लिए ये एक अलग कहानी बनेगी, और ये समाज के लिए बनेगा एक सबक। तो ये सबक है कि हम कहाँ जा रहे हैं हमारे परिवारों में। जैसा हमने पहले भी कहा कि इन सारी चीज़ों पर बात होनी चाहिए, इनके इम्पैक्ट पर बात होनी चाहिए, इनका एनालिसिस होना चाहिए और नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसकी जो इन सारी चीज़ों की जो साइकोलॉजिकल रूट अगर मैं कहूँगी तो वो निकलती तो वहीं से है, परिवार से, घर परिवार से, जो भी सारी चीज़ें हैं। प्लस हम सिनेमा की अगर बात करें या फिर टीवी शोज़ की बात करें तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी बात करते सुना कि जब दृश्यम जैसी या CID, क्राइम पेट्रोल जैसी चीज़ें हम दिखाते हैं तो वो समाज का आईना कह करके हम दिखाते हैं कि ये सब हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक रास्ता भी बता देते हैं कि इस तरीके से बचा जा सकता है। तमाम तरह की चीज़ें जो लोग बात कर रहे हैं। बहरहाल आप जिस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जाकर देखिए और इस तरीके के तमाम मुद्दों पर मेधा और मुकुल आपसे रूबरू होते रहेंगे। इस खबर पर भी जो भी अपडेट आगे होगा हम वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप जिसके YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको कौन सी रिपोर्ट पसंद आई, आपके जो फीडबैक्स हैं, आपके कुछ स्टोरी आइडियाज़ हैं, वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जिसके मेंबर बनिए और हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।